गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हम प्रतिरोधों के उदाहरण कर रहे थे, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं वो देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन आता है, ये ए सिरा, ये बी सिरा, ये प्रतिरोध भी आ रहा है, ये प्रतिरोध भी आ रहा है और ये प्रतिरोध भी आ रहा है। अब इसमें दो कनेक्टिंग वायर लगे होते हैं ऐसे। ये दो कनेक्टिंग वायर है। अब आपसे पूछा जाता है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। हमें ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध याद करना है। तो देखो इस परिपथ में यदि हम डायरेक्टली देखें तो हमें श्रेणी या समांतर नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ से हम देखें, यहाँ से एक नोड आ गई, संधि आ गई, यहाँ से दो रास्ते हो गए, फिर एक प्रतिरोध है, इसके बाद में फिर यहाँ से दो रास्ते हो गए, फिर एक प्रतिरोध है, फिर दो रास्ते हो गए, उसके बाद बिंदु बी। तो देखो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो सीबीएसई में पूछा गया है एक बार। तो इसको सोल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, देखो इसमें हमें वोल्टेज मेथड मानना पड़ेगा। हम मान लेंगे कि जो ए सिरा है इसको हम वी वोल्ट पे रखते हैं और बी सिरा है इसको 0 वोल्ट पे रखते हैं। यानी इन्हें हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, वी वोल्ट की बैटरी से, जिससे बैटरी का धनात्मक सिरा है वो ए से जुड़ेगा और ऋणात्मक सिरा है वो बी से जुड़ेगा, जिससे यहाँ वी वोल्ट और वहाँ 0 वोल्ट। अब देखो जो वी वोल्टेज है ये इस वायर में रहेगा और जब तक ये वायर में रहेगा यानी कोई प्रतिरोध या कोई अवयव ना आए तब तक वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कोई प्रतिरोध या फिर संधारित्र आ जाए उस समय वोल्टेज या तो बढ़ेगा या कम होगा। तो ये वोल्टेज है, देखो यहाँ से यदि इस सिरे पे हम आए यहाँ भी वी वोल्ट ही रहेगा क्योंकि इनके बीच में कोई अवयव नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है। देखो इधर इस कनेक्टिंग वायर पे देखें तो यहाँ भी कोई प्रतिरोध नहीं है, यानी इस सिरे तक यहाँ पे वी वोल्ट ही होगा। इसके अलावा इधर जाएंगे तो ये प्रतिरोध आ गया, इधर आएंगे तो ये प्रतिरोध हो गया, चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम देखें यहाँ 0 वोल्ट था तो यहाँ भी 0 वोल्ट रहेगा क्यों, यहाँ तक कोई प्रतिरोध नहीं है। अब आगे यहाँ प्रतिरोध हो गया, इसके बाद में हम नीचे ऐसे देखें तो यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं है, इसका मतलब इस सिरे पे भी कितना वोल्टेज होगा, 0 वोल्ट हो। तो ये हमने एक जितने भी संधि आ रही है, नोड आ रहे हैं, उन पे वोल्टेज लिख लिए। दोबारा समझो, यहाँ वी वोल्ट था तो जब तक कोई प्रतिरोध नहीं होगा तब तक वोल्टेज चेंज नहीं होगा, वी रहेगा। यहाँ वी वोल्ट है तो यहाँ भी वी वोल्ट रहेगा। अब आगे इधर प्रतिरोध हो गया तो आगे हम नहीं कह सकते कितना होगा, लेकिन इधर कोई प्रतिरोध नहीं है इस कनेक्टिंग वायर पे तो यहाँ तक वी वोल्टेज है। इधर 0 है तो यहाँ प्रतिरोध आ गया, तो इस रास्ते पे यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं है तो यहाँ भी 0 रहेगा। अब देखो होगा क्या है, 3 प्रतिरोध है हमारे पास, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा प्रतिरोध। अब मैं यहाँ बात करूँ, पहले प्रतिरोध का ये वाला सिरा वी वोल्ट पे है, दूसरे प्रतिरोध का ये वाला सिरा वी वोल्ट पे है और तीसरे प्रतिरोध का भी एक सिरा वी वोल्ट पे है। यानी इन तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा है वो वी वोल्ट पे है, ये वाला सिरा वी वोल्ट पे, इस प्रतिरोध का ये वाला सिरा वी वोल्ट पे और इस प्रतिरोध का ये वाला सिरा वी वोल्ट पे है। इसका मतलब हम यदि इस परिपथ को दोबारा से बनाएं तो वी वोल्ट पे ए था, ए से हम ऐसे 3 प्रतिरोध बना सकते हैं जिन तीनों का एक सिरा वी वोल्ट पे हो। ये वी वोल्ट पे है तो ये वी, यानी इन तीनों का एक सिरा वी वोल्ट पे आ गया। दूसरे सिरे की बात करें, देखो पहले प्रतिरोध का एक सिरा है वो 0 पे, दूसरे का भी एक सिरा 0 पे, तीसरे का भी एक सिरा 0 पे। यानी इस डायग्राम को हम कह सकते हैं कि जो इन तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा है वो तो वी वोल्ट पे और जो दूसरा सिरा है वो 0 वोल्ट पे, 0 वोल्ट यानी बी पे जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा है, आर आर आर। तो इस क्वेश्चन को यदि हम इजी वे में देखें तो ये एक 3 प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इस परिपथ में कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज मेथड से, विभव विधि से। अब इसको सोल्व करना बिल्कुल आसान है। 3 प्रतिरोध किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में। यदि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। और इसको सोल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/3।
यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आर ए बी वो आएगा R/3 R/3 ये आ जाता है ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। तो एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है डायरेक्टली है, आपको ध्यान रखना है यदि कनेक्टिंग वायर इस प्रकार से जुड़े हों तो ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में माने जाएंगे, समांतर क्रम में माने जाएंगे तो इनका आंसर आएगा R/3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसी क्वेश्चन में यदि दो प्रतिरोध और जोड़ दिए जाएं, इन दोनों कनेक्टिंग वायर पे भी हम दो प्रतिरोध ले लेते हैं और वो भी R ओम की है। यहां पे एक प्रतिरोध आ गया, ये भी R ओम का है, और यहां पे एक प्रतिरोध आ गया, ये भी R ओम का है। अब ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखो इस स्थिति में यदि हम देखें तो अब 5 प्रतिरोध आ गए और इनमें हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कौन सा समांतर क्रम में है और कौन सा श्रेणी क्रम में है, तो हमें वही वोल्टेज मेथड लेना पड़ेगा। देखो वोल्टेज मेथड लें, यहाँ मान लो ए सारा V वोल्ट पे है, बैटरी के प्लस से जोड़ रखा है V वोल्ट पे, बी को बैटरी के माइनस से जोड़ रखा है 0 वोल्ट पे है। पहले हम समझा चुके हैं कोई बैटरी होगी उसमें विभवांतर होता है V, जिससे एक सिरे पे V वोल्ट दूसरे पे 0, दोनों का अंतर लेते हैं वो V आता है विभवांतर। अब देखो यहाँ V वोल्टेज है तो इस नोड पे इस संधि पे V वोल्ट ही रहेगा, क्यों इसके बीच में कोई अवयव नहीं है। लेकिन इधर जाए तो देखो वोल्टेज बदल जाएगा, क्यों अवयव आ गया, और इधर जाए तो प्रतिरोध आ गया, यानी इस बार भी इस सिरे पे V नहीं रहेगा, क्यों अब प्रतिरोध आ गया। ऐसे यहाँ यदि 0 तो यहाँ तो 0 रहेगा, लेकिन इस बार इधर आने पर या इधर आने पर वोल्टेज बदल जाएगा। तो देखो मान लो V से इस R प्रतिरोध से हम जाते हैं तो वोल्टेज हो जाता है V डैश। कितना हो जाता है V डैश वोल्टेज। कुछ ना कुछ काम में ले गया, R प्रतिरोध है वो हमने मान लिया, जैसे V डैश माइनस V करेंगे वो इसने R ने काम में ले लिया। अब ये R प्रतिरोध है तो ऊपर वाला भी R प्रतिरोध है, यानी यदि हम इस सिरे से जब जाएंगे तो ये वाला भी सेम, दोनों समान प्रतिरोध है तो समान वोल्टेज काम में लेंगे, यानी यहाँ भी V से कितना आएगा V डैश ही आएगा। कितना आएगा V डैश। इसी प्रकार हम यहाँ मान सकते हैं 0 से V डैश हो गया तो इधर भी 0 से V डैश, क्योंकि दोनों R प्रतिरोध है वो समान विभवांतर काम में लेंगे। तो अब देखो होगा क्या इससे, ये जो दोनों सिरे हैं ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ये दोनों सिरे क्योंकि इन दोनों सिरों पे जो विभवांतर है या विभव है वो समान है। यहाँ भी V डैश है, यहाँ भी V डैश है, और यदि V डैश समान है तो V डैश माइनस V डैश इक्वल टू 0, यानी इस प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर आएगा 0, और यदि विभवांतर 0 होगा तो इस प्रतिरोध में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी इस कंडीशन में हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि इसमें कोई धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही, समान वोल्टेज। तो ध्यान रखना है यदि किसी प्रतिरोध के दोनों सिरों पे वोल्टेज समान हो जाए तो उस प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और उस स्थिति में उस प्रतिरोध को हम उस परिपथ से हटा सकते हैं। तो इस प्रतिरोध को हम परिपथ से हटा सकते हैं क्योंकि इस पे दोनों तरफ वोल्टेज सेम है। जैसे इस परिपथ को हम यहाँ से हटाएंगे, प्रतिरोध को यहाँ से हटाएंगे, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये अब क्वेश्चन हो गया ये वाला। अब आप देख सकते हो ऊपर 2 प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में, नीचे वाले में भी 2 प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में। इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये इस तरह है, ऊपर देखो R और R श्रेणी क्रम में है तो R प्लस R हो जाएगा 2R, और नीचे भी श्रेणी क्रम में R और R हो जाएगा 2R, यानी ये परिपथ हो जाएगा ऐसे। ये बीसरा, ये भी 2R और ये भी 2R। अब A और B के बीच में 2 ही प्रतिरोध है। ये किस क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में आ गए, और समांतर क्रम का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ से आ जाएगा RAB इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 फॉर्मूला लगाते हैं, या आप डायरेक्ट R अपॉन R भी कर सकते थे, 2R अपॉन 2 भी कर सकते थे,
समांतर क्रम में यदि दोनों सेम है तो 2r/2। ये इसको हम सोल्व करें तो RAB इक्वल, देखो ऊपर आ जाएगा 4r² और नीचे आ जाएगा 4r, 4 से 4 कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, तो यहाँ पे RAB आ जाएगा हमारा r। यानी उस क्वेश्चन में A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R के बराबर। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में व्हीटस्टोन सेतु पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें भी सेम यही कंसेप्ट देखने को मिलेगा कि वहाँ बीच वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी संतुलन की अवस्था में। संतुलन का मतलब दोनों सिरों पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम। तो वहाँ भी हम सेम इसी तरह उस बीच वाली नोड को हटा देते हैं या उस प्रतिरोध को हटा देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखना है। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। यदि सभी सेम है तो आंसर R, मान लो ये सारे 2R होते तो आंसर कितना आता, 2R। तो इस क्वेश्चन का भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये इस तरह है, ये सारे R ओम के प्रतिरोध हैं। R ओम के प्रतिरोध। अब आपसे पूछ लिया जाए A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में भी यदि हम डायरेक्ट देखें तो हमें श्रेणी और समांतर समझ में नहीं आएगा कि श्रेणी और समांतर किस प्रकार से हैं। यहाँ हम देखें, देखो ये R ओम है, यहाँ से 3 नोड आ गई, फिर यहाँ पे मिल गई, फिर यहाँ पे मिल गई। यानी डायरेक्टली यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, वही वोल्टेज मेथड इसमें भी लेना पड़ेगा। वोल्टेज मेथड का मतलब इस A को बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं और B को बैटरी के माइनस से, तो यहाँ होगा V वोल्ट और यहाँ होगा 0 वोल्ट। ये केवल समझने के लिए होता है वोल्टेज मेथड। उसके बाद देखो यहाँ भी वोल्टेज, यहाँ से R प्रतिरोध है, यहाँ से भी R प्रतिरोध है और यहाँ भी R प्रतिरोध है। यदि हम देखें कि यहाँ से मान लो R प्रतिरोध कुछ वोल्टेज काम में लेता है, यहाँ V' हो गया, तो यहाँ भी R प्रतिरोध है यानी यहाँ भी V' होगा, यहाँ भी R प्रतिरोध है यानी यहाँ भी क्या होगा, V'। यदि समान प्रतिरोध है तो वोल्टेज डिफरेंस भी समान आएगा, ये समान वोल्टेज काम में लेंगे। तो देखो अब हम कह सकते हैं जैसे यहाँ 0 है तो ये R आ रहा है, यहाँ V' यानी V'। तो इस प्रतिरोध के सिरों पे और इस प्रतिरोध के सिरों पे क्या समान वोल्टेज हैं, तो हम इन प्रतिरोधों को यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि इनके सिरों पे वोल्टेज डिफरेंस समान आ रहा है, विभवांतर समान है, वो विभव समान है, तो विभवांतर 0 आएगा, V' 0 और यहाँ भी V' 0, यानी इन प्रतिरोधों में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो हम इन्हें परिपथ से हटा सकते हैं। ये आप देखो आइडेंटिटी सीधा देख सकते हो, सममिति भी देख सकते हो। यदि यहाँ पे मैं एक लाइन बनाऊं तो उस लाइन के दोनों तरफ आपको इक्वल दिखेंगे रेजिस्टेंस, इधर ये 3 प्रतिरोध है, इधर ये 3 प्रतिरोध है, तो ये सममित रेखा आ गई। इसको सम विभव रेखा भी बोला जाता है। और इस सम विभव रेखा पे जितने भी प्रतिरोध होंगे उनको हम परिपथ से हटा सकते हैं। क्यों, परिपथ में काम में नहीं आ रहा, इनमें धारा ही नहीं जाएगी। तो जैसे ही देखो इन दोनों प्रतिरोधों को हम हटाएंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो गया। कैसे, ये 2 प्रतिरोध हैं, ये 2 प्रतिरोध हैं और ये 2 प्रतिरोध हैं। ये प्रतिरोध है R और R ओम, यानी दोनों श्रेणी क्रम में है, तो ये आ जाएगा 2R। यहाँ भी इन दोनों को सोल्व करेंगे, R और R श्रेणी क्रम में, R + R 2R, और यहाँ भी इन दोनों को सोल्व करेंगे तो R और R कितना आ जाएगा, 2R। यानी अब हम इनका एक
परिपथ बना सकते हैं, तुल्य परिपथ। ये इस तरह हो गया, ये 20 तरह 2R 2R और 2R। अब 3 प्रतिरोध हमारे पास आ चुके हैं जो समान है, 2R 2R और 2R। तो RAB यदि हमें निकालना हो तो आपको तरीका बताया सोल्व करने का। यदि तीनों समान है तो 2R/3 आंसर। इसको आप तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, पहले 2R 2R समांतर क्रम में, या फिर 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, वहाँ 2R आप लघुत्तम लोगे, ऊपर 1 + 1 + 1 उसको वापस करोगे तो 2R/3। तो इसको आप तरीके से सोल्व करके देख सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा RAB = 2R/3। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रतिरोधों पे आधारित हैं। बाकी जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे, बुक के क्वेश्चंस करेंगे, तो इसी प्रकार के और भी काफ़ी क्वेश्चंस हम करेंगे। जितने आपको करा दिए इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है अभी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा विद्युत सेल। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। तो देखो विद्युत सेल क्या होता है, एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, विद्युत सेल कहलाती है। या हम कह सकते हैं एक ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करती है या फिर धारा के मान को नियत बनाए रखती है, क्या कहलाता है, विद्युत सेल। तो जनरली हम 2 प्रकार के विद्युत सेल यहाँ पे पढ़ेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक सेल और दूसरा होगा द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो पहले देखो प्राथमिक सेल की हम बात करते हैं। प्राथमिक सेल, तो प्राथमिक सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं, वे सेल जो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। यानी ये सेल केवल एक ही दिशा में धारा देते हैं। एक बार इस सेल को बना दिया जाए तो ये लगातार डिस्चार्ज होते रहते हैं, इनको वापिस हम चार्ज नहीं कर सकते। यानी इनको केवल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये सेल केवल एक ही दिशा में धारा देते हैं। जैसे हम इनके एग्जाम्पल की बात करें प्राथमिक सेल की, जैसे लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल, या फिर हम बात करें डेनियल सेल, डेनियल सेल, या शुष्क सेल। शुष्क सेल, शुष्क सेल आपने देखा होगा जो घड़ी में यूज करते हैं या रेडियो में यूज करते हैं, वो शुष्क सेल है। उससे केवल एक ही दिशा में धारा जाती है, वो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल है, ये दोनों सेल हम लैब में बनाएंगे प्रैक्टिकल करते समय, वहाँ हमें काम में आएंगे, वहाँ आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये सारे प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल। तो देखिए इसकी परिभाषा की हम बात करें कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। यानी द्वितीयक सेल दोनों तरफ धारा देते हैं, इनसे हम विद्युत ऊर्जा ले भी सकते हैं और इनको वापस हम विद्युत ऊर्जा दे भी सकते हैं। यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जैसे सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, कैडमियम सेल, कैडमियम सेल, या लिथियम सेल भी आता है, जो मोबाइल की बैटरी आती है लिथियम बैटरी,
घर में बैटरी हम काम में लेते हैं, वो भी एक द्वितीयक सेल की तरह काम करती है, यानी उसको हम वापस चार्ज कर सकते हैं और उसको यूज भी ले सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के सेल थे। अब देखो सेल की क्रियाविधि हम समझते हैं कि कोई भी विद्युत सेल है वो काम कैसे करता है। तो यदि हम सेल में देखें, किसी भी सेल में, तो सेल में एक पात्र रहता है जिसमें विद्युत अपघट्य भरा रहता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ, यह विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। अब इस विद्युत अपघट्य में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रोड इस विद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं। ठीक है। अभी इलेक्ट्रोडों को एक को कैथोड बोला जाता है, एक को एनोड बोला जाता है, यानी एक पे हम लगाते हैं प्लस और एक पे लगाते हैं माइनस। अब किसको एनोड बोलते हैं, किसको कैथोड बोलते हैं, उस सेल के टाइप पे। जैसे जब हम सेल से विद्युत धारा लेते हैं तो जो प्लस है वो कैथोड का काम करता है और माइनस है वो एनोड का काम करता है। और विद्युत अपघटन के समय यानी वापस इसको धारा देते समय जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो प्लस है वो एनोड का काम करेगा, माइनस है वो कैथोड का काम करेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, जो कैथोड है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है, और एनोड है उस पर हमेशा अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखो, जैसे इस परिपथ से हम इन इलेक्ट्रोडों से बाह्य परिपथ को जोड़ेंगे तो इससे धारा प्रवाहित होने लगती है। ये R ओम का प्रतिरोध है, यानी जैसे ही बाह्य परिपथ से इसको हम जोड़ेंगे इस सेल से क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ये सेल का कंसेप्ट रहता है, यानी तरीका क्या है, जैसे ही इसको हम बाह्य परिपथ से जोड़ेंगे जो विद्युत अपघट्य के अंदर आयन है वो आयन इन इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करने लगते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों की गति के, जैसे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं तो उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। उनके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है वो कहलाएगा कैथोड और जिस पे अपचयन हो रहा है वो कहलाएगा एनोड। तो इस विद्युत सेल की सहायता से हम आसानी से परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अब इस सेल के लिए 2 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आती है, वो समझते हैं। वो एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता, वो समझते हैं हम। तो पहली परिभाषा हम देखते हैं, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो देखो, विद्युत वाहक बल हम बोले कि कोई भी सेल था, जैसे अभी हमने सेल ले रखा था, तो इसमें एक तो प्लस रहता है, दूसरा माइनस रहता है। यह एक प्लस है, दूसरा माइनस है। तो जब ये सेल किसी भी बाह्य परिपथ से कनेक्ट ना हो, यानी इसे किसी भी बाह्य परिपथ से जोड़ा ना जाए, उस समय इसके प्लस और माइनस के बीच में, ये प्लस ये माइनस, इस प्लस और माइनस के बीच में जो भी विभवांतर होगा वो उसका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। यानी सेल के खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल के खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखना है। खुले परिपथ में, खुले परिपथ का मतलब है कि सेल किसी भी बाह्य परिपथ से कनेक्टेड नहीं है, किसी भी प्रतिरोध से कनेक्टेड नहीं है, तो उस समय ये कहलाता है विद्युत वाहक बल। अब देखो, इसमें शब्द आ रहा है विद्युत वाहक बल। बल ये कोई फोर्स नहीं है, बल नहीं है, ये एक विभवांतर है, विभवांतर। अब इसको विद्युत वाहक बल क्यों बोला जाता है? क्योंकि विभवांतर की खोज से पहले ही इसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया था
और उस समय पता नहीं था कि इसे विभवांतर बोलते हैं, तो इसको बोला गया था विद्युत वाहक बल, और उसी के अनुसार अब भी इसको विद्युत वाहक बल ही बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन वास्तव में है क्या, ये दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर है। तो खुले परिपथ में सेलों के इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, दो चिन्ह इसको प्रदर्शित करने के। जैसे हम बात करें, हमने सेलों की बात करी थी, जो लेक्लांसी सेल था, लेक्लांसी सेल, इसका जो विद्युत वाहक बल है 1.5 वोल्ट के लगभग माना जाता है। जो डेनियल सेल था, डेनियल सेल, इसका विद्युत वाहक बल 1.08 या कहीं कहीं पे 1.1 वोल्ट भी लिखा होता है। शुष्क सेल की बात करें, शुष्क सेल, इनका रहता है 1.5 वोल्ट। या फिर हम कैडमियम सेल या बैटरी की बात करें, अलग अलग वोल्टेज की रहती है। 12 वोल्ट मेनली घरों में जो हम बैटरी काम में लेते हैं उस पर 12 वोल्ट उसका ईएमएफ माना जाता है, 12 वोल्ट का होता है। तो ये विद्युत वाहक बल था। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं हम, टर्मिनल वोल्ट था। टर्मिनल वोल्ट था। टर्मिनल वोल्ट था, देखो इसके नाम से पता चला टर्मिनल वोल्ट था, यानी दोनों स्रों के मध्य वोल्ट था। लेकिन कब, जब सेल बाह्य परिपथ में जुड़ा हो, यानी सेल के बंद परिपथ में इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न वोल्टता सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। यानी जो दोनों इलेक्ट्रोड है, ये मान लो सेल है, ये इसका प्लस है, ये माइनस है, सेल को इस प्रकार से हम दर्शा रहे हैं। अब यदि इसे हम बाह्य परिपथ में जोड़ दें ऐसे, तो इस समय इस सेल के स्रोत पे जो वोल्टता होगी वो कहलाएगी टर्मिनल वोल्टता। उसमें देखो, मान लो इस सेल का ईएमएफ या विद्युत वाहक बल ई है, तो यहाँ से धारा आई जाएगी, तो ये V बराबर IR के बराबर वोल्टता काम में लेगा, V बराबर IR के बराबर वोल्टता काम में लेगा। तो जो V बराबर IR है, ये इस सेल के स्रोत पे टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी। यानी टर्मिनल वोल्टता को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। तो परिभाषा आपको सिंपल याद रखनी है कि सेल के बंद सिरों के मध्य या बंद परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य, बंद परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता। तो दोनों में अंतर हो गया, विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य, और टर्मिनल वोल्टता बंद परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगी, टर्मिनल वोल्टता। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, टर्मिनल वोल्टता को प्रदर्शित करते हैं V से। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है टर्मिनल वोल्टता के लिए, कि हम सेल से, जैसे द्वितीयक सेल है, सेल से धारा ले भी सकते हैं और सेल को धारा दे भी सकते हैं। तो दोनों कंडीशन देखते हैं हम, टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला क्या होगा। तो पहली कंडीशन हम लेते हैं, सेल से धारा लेते समय, सेल से धारा लेते समय, या इसको बोल सकते हैं हम निरावेशन के समय, निरावेशन के समय, निरावेशन के समय। तो देखो हम सेल ले लेते हैं। अब सेल में क्या रहता है, ये प्लस है माइनस, इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध जरूर रहता है। इसका, इससे अगला टॉपिक हम आंतरिक प्रतिरोध ही पढ़ेंगे, होता क्या आंतरिक प्रतिरोध। तो प्रत्येक सेल का कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, और उसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r से। ये पूरा का पूरा यहाँ पे डॉटेड लाइन बना देते हैं, ये पूरा का पूरा सेल है एक। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E है, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r है। अब इस बाह्य परिपथ से इसको कनेक्ट कर देते हैं, यह एक प्रतिरोध R जोड़ देते हैं, उस R से इसको कनेक्ट कर दिया। अब इससे धारा ले रहे हैं, इस समय सेल धारा प्रतिरोध को दे रहा है, तो यहाँ से I धारा जा रही है, सेल से I धारा, वो I धारा इसमें जाएगी, तो इसके स्रोत पे वोल्ट आ जाएगी V बराबर IR, क्यों R प्रतिरोध है, I धारा जा रही, V बराबर IR। और ऐसे ये भी कुछ ना कुछ वोल्टता काम में लेगा। अब देखो इसको हमें कैसे समझना है। ये मान लो सेल की बैटरी का विद्युत वाहक बल E है, यानी मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट। तो इस 5 वोल्ट की बैटरी में से मान लो इसने 3 वोल्ट या 4 वोल्ट काम में ले लिया, तो ये कितना काम में लेगा, 1 वोल्ट।
यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी कुछ ना कुछ वोल्टता काम में लेगा। तो सेल की जितनी कुल विद्युत वाहक बल है, कुल विभवांतर है, उसका कुछ भाग तो एक कैपिटल आर काम में लेगा और कुछ भाग स्मॉल आर काम में लेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि बैटरी है वो प्रत्येक अवयव में वोल्टेज काम में आएगा। तो यहां से देखो हम कह सकते हैं कि चित्र से E बराबर कैपिटल आर के सिरों पर विभवांतर प्लस स्मॉल आर के सिरों पर विभवांतर तो देखो E बराबर कैपिटल आर के सिरों पे विभवांतर V बराबर आई आर लिख सकते हैं, इसको I इंटू आर प्लस स्मॉल आर के सिरों पे देखो इसमें भी धारा I आएगी, यहाँ भी धारा I है तो इसमें भी धारा I आएगी, इसका प्रतिरोध स्मॉल आर है तो इसमें विभवांतर I इंटू आर, ओम के नियम से V बराबर आई आर। तो इसके सिरों पे विभवांतर आई आर, इसके सिरों पे विभवांतर V इंटू स्मॉल आर। अब जो V बराबर आई आर है ये टर्मिनल वोल्टता V के बराबर है, तो E बराबर इसको हम लिख सकते हैं V, तो V प्लस आई आर। और यहाँ से यदि हम V की वैल्यू निकालें तो यहाँ से V आ जाएगा V बराबर E माइनस आई आर। यानी देखो इस सेल की इसकी वोल्टता E है, विद्युत वाहक बल, इसमें से आई आर कौन काम में ले रहा है, आंतरिक प्रतिरोध, तो बाह्य इसके सिरों पे कितनी बचेगी E माइनस आई आर, और उसी को क्या कहते हैं हम V। यानी जब सेल से हम धारा लेंगे तो इसके विद्युत वाहक बल से आंतरिक प्रतिरोध कितनी वोल्टता काम में ले रहा है उसको घटा देंगे, वो आ जाएगी इसके सिरों पे टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर क्या आ गई E माइनस आई आर। इसके सिरों पे जो बाह्य वोल्टता ये इसने कुछ काम में ले ली तो बाह्य क्या बचेगा, इसमें से इसको घटा दो, ये E है, इसमें I धारा आ रही है तो E माइनस आई आर बराबर V, वो V इस वोल्टता या टर्मिनल वोल्टता के बराबर होता है। तो ये पहली कंडीशन हो गई कि सेल से धारा लेते समय। यहाँ देखो हम कह सकते हैं कि जो E का मान है वो V से अधिक है, यानी इस स्थिति में जो विद्युत वाहक बल है वो टर्मिनल वोल्टता से अधिक होगा। कब, जब सेल से धारा लेंगे। तो सेकंड कंडीशन देखें कि सेल को धारा देते समय, यानी सेल को यदि हम आवेशित करें तो उस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी। सेकंड कंडीशन है सेल के आवेशन के समय, तो देखो सेल के आवेशन के समय यदि हम बात करें, ये सेल और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये प्लस माइनस, सेल को हमेशा डॉटेड लाइन में दिखा देते हैं, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। अब इसको इस बार हमें बाह्य परिपथ से जोड़ना है, यानी यहाँ पे एक वोल्टता स्रोत से जोड़ेंगे जो इसको एनर्जी देगा। ये इसका प्लस माइनस, ये V वोल्ट पे मान लो, जैसे घरों में 220 वोल्ट पे लाइट आती है तो 220 वोल्ट का स्रोत है, यहाँ से धारा जाएगी ऐसे I और सेल में जाएगी और सेल इससे लगातार चार्ज होता रहेगा। तो इस बार देखो V वोल्ट इन दोनों में जाएगा, इसका विद्युत वाहक बल कितना है E, इसमें धारा कितनी जा रही है R। तो इस बार हम कह सकते हैं V किस किस को मिल रहा है, E को और IR को। यानी इस बार जो टर्मिनल वोल्टता V है वो विद्युत वाहक बल E से अधिक होगी। क्यों, घरों में 220 वोल्ट पे आता है, तो बैटरी हो केवल 12 वोल्ट की रहती है। तो ये तो आवेशन के समय और वो पहले वाला निरावेशन के समय। तो V बराबर क्या आ गया, E प्लस आई आर। तो इस कंडीशन में V ग्रेटर देन क्या आ जाता है, E। हमें जो यूज करना है वो सेल से धारा लेते समय, यानी पहली कंडीशन ज़्यादा काम में लेनी है। तो ये टर्मिनल वोल्टता के दो फॉर्मूले आ गए। जब आवेशन करेंगे तो V इन दोनों को ऊर्जा देगा, यानी V बराबर E प्लस आई आर। निरावेशन के समय लेंगे तो सेल प्रतिरोध को ऊर्जा देगा, तो उस समय V बराबर E माइनस आई आर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी जो स्मॉल आर की बात कर रहे थे वो स्मॉल आर है क्या, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर,
तो देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा क्या, सेल से धारा लेते समय या फिर सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य आयनों के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट या बाधा कहलाती है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यानी सेल से धारा लेते समय सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य आयनों के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा या फिर रुकावट क्या कहलाएगी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से। यानी अभी हमने देखा था ये सेल है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर प्लस माइनस ई। इससे धारा लेते समय यानी इसको बाह्य परिपथ में जोड़ देते हैं हम, कैपिटल आर से जोड़ देते हैं। जैसे कैपिटल आर जोड़ेंगे इसमें धारा आई जाएगी तो इसके स्रोत पे वोल्टेज V बराबर कितना आएगा, IR इधर आ जाएगा। ये पूरा सेल है, ये सेल। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध में स्मॉल आर में धारा आएगी IR। अभी हमने निरावेशन के समय देखा था फॉर्मूला क्या काम करता है, V बराबर E माइनस IR। यहाँ से हमें R की वैल्यू निकालनी है तो IR बराबर क्या आएगा, IR बराबर इसका पक्षांतर कर दो E माइनस V, V को उधर लेगा IR को इधर ले आए तो R बराबर क्या आएगा, R बराबर E माइनस V अपॉन I। एक फॉर्मूला तो ये आ जाता है आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का। अब यहाँ देखो I की वैल्यू भी हम रख सकते हैं, V बराबर IR है तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। यहाँ I की वैल्यू V अपॉन R रखें तो R बराबर आएगा E माइनस V अपॉन V इंटू R। R ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से ही फॉर्मूला बन जाता है E माइनस V अपॉन V इंटू R। ये फॉर्मूला हम छठे चैप्टर में काम में लेंगे जब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे किसी सेल का, E माइनस V अपॉन V इंटू R। यानी इसमें ध्यान रखना है कि सेल से धारा लेते समय सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य आयनों के मार्ग में जो रुकावट या बाधा है वो आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो धारा लेते समय यानी हमने निरावेशन वाली कंडीशन बनाई, यहाँ पे फॉर्मूला V बराबर इसकी वोल्ट था, V बराबर E माइनस IR। यहाँ से हमें IR का मान निकालना है स्मॉल r का तो IR बराबर E माइनस V, तो स्मॉल r बराबर E माइनस V अपॉन I। V बराबर हम जानते हैं क्या होता है IR, तो I बराबर V अपॉन R, I की वैल्यू रख दी तो E माइनस V अपॉन V अपॉन R, तो E माइनस V अपॉन V इंटू R। तो ये आपको आंतरिक प्रतिरोध, सेल के टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल, तीनों परिभाषा अच्छे से ध्यान रखनी है, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होती है पेपर के लिए। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास अगले लेक्चर में।